हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग फ्रॉम माय वीडियो। तो आज के क्लास में हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के बारे में। इसके रिगार्डिंग हमारा एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है जो कि मतलब वो एडिटोरियल जो कि बहुत बेस्ट एडिटोरियल जिसमें बताया जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी वो हमारे लिए कितनी गुड है कितनी बैड है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। पहले आपको बताना चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी होती क्या है। जैसे आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को एक ह्यूमन ने ही डेवलप किया है, तो ये एक न्यूरल सिस्टम पर वर्क करती है जो मतलब एक्जैक्टली लाइक अ ह्यूमन की तरह सोच सकती है, ठीक है। इसलिए ये हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है। अब इसमें बात की गई जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। जो जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी होती है ये क्या होती है। अब इसकी जब बात आती है तो इसके अंदर क्या होता है, जो कि क्रिएट कर रहा है डाटा को, इमेज बनाता है, वीडियोस के अंदर एडिटिंग कर देता है या अपने आप से ही वीडियो बनाता है। लाइक आपने देखा होगा कितने सारे चीज़ें होती है कि लोग है ना उसका स्क्रिप्ट डाल देते हैं पर वीडियो अपने आप बन के आ जाते हैं। और आप वीडियो को अगर नोटिस करोगे तो उसके एग्जैक्टली सेम टाइप की वीडियो होती है कि उसमें जो जो चीज़ स्क्रिप्ट में लिखी होती है उसी के रिलेटेड कोई वीडियो उसके अंदर होती है। ऑडियो को जनरेट कर देता है, टेक्स्ट फॉर्मेट में ले आता है, इवन जो 3D मॉडल होते हैं उनके रिगार्डिंग भी ये वर्क करता है, कंटेंट्स को खुद से क्रिएट करता है। और ये जैसे आपको पता है न्यूरल नेटवर्क की लर्निंग से ही हमारा ये हो पाया है, जो कि लार्ज अमाउंट में हमारे डाटा को जनरेट कर सकता है और आउटपुट उसकी दे सकता है, ठीक है। ये हमारा होता है जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। अब इसके बेनिफिट्स क्या है, इसमें बेनिफिट्स की बात की गई है, ठीक है। अब जब भी बेनिफिट्स हैं इसके अंदर सबसे बड़ा हमारा इसके अंदर बेनिफिट देखने को मिलता है कंटेंट क्रिएशन। कि कंटेंट क्रिएशन जो होता है हमारा उसके रिगार्डिंग होता है। अब कंटेंट क्रिएशन क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि ये ऑडियो वीडियो मतलब कोई भी अगर स्क्रिप्ट डाल रहा है उसका कंटेंट ये अपने आप बना देता है। जो AI है इसके अंदर वो एनेबल करता है कि हमारा जो भी हम स्क्रिप्ट डाल रहे हैं उसके अंदर वो क्रिएट करता है ऑटोमेटेड वेरियस टाइप की अपनी वीडियो वगैरह उसके रिगार्डिंग कंटेंट बना देता है। तो ये एक तरह से स्पीड अप कर देता है, जो भी हमें काम करना है ना उसको बहुत जल्दी से जल्दी कर देता है। तो कंटेंट क्रिएशन हमारा कहाँ यूज़ किया जाता है, जो एडवर्टाइजमेंट होती है वहाँ पे हमारा इसके बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इंडस्ट्रियल पर्पस पे होता है, एंटरटेनमेंट के लिए हमारे ये होता है, एंटरटेनमेंट के लिए वीडियोस वगैरह बनते हैं उसमें भी कंटेंट क्रिएशन ये करता है। इवन हम इसको मार्केटिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। तो ये हमारा बेनिफिट इसके अंदर देखा जाता है। इसके अंदर सेकंड आता है हमारे पर्सनलाइजेशन। आप पर्सनलाइजेशन में कैसे बेनिफिट इसका होता है, जैसे आपको पता है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी होते हैं वो एक ह्यूमन बिहेवियर को ना अंडरस्टैंड कर लेती है। अगर आप आपको कुछ सर्च कर रहे हो, आप गूगल प्ले लिस्ट पे या कहीं पे भी सर्च करते हो तो उसके रिगार्डिंग आपको हर प्लेटफॉर्म पे चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो AI सिस्टम होता है वो उसके मतलब जो भी प्रोडक्ट वगैरह हमने सर्च किया उसी के रिगार्डिंग रिकमेंडेशन हमें देता है, शो करता है। तो ये एक एज अ पर्सनलाइजेशन भी हमारा बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है और एंगेज रखता है अपनी जो उनकी मीडिया होती है उसको। थर्ड हमारा आता है क्रिएटिव असिस्टेंट इसके अंदर। अब क्रिएटिव असिस्टेंट के अंदर क्या होता है, जैसे आपको पता है आर्ट्स हो गई हमारी, म्यूज़िक राइटर जो कि जनरेट करते हैं, जो भी मतलब जनरेट करते हैं ना जनरेटिव AI सिस्टम के उससे करते हैं। उनके आइडियाज़ होते हैं, आइडिया हो गया, उन्हें कुछ एक्सप्लोर करना है उस चीज़ को भी वो एक्सप्लोर कर लेते हैं, किसी चीज़ को एलोबरेट करना है, उनकी क्रिएटिविटी को बहुत ज़्यादा से एनहेंस करते हैं। तो क्रिएटिव असिस्टेंट भी हमें प्रोवाइड करता है जो कि एज अ कोलैबोरेशन के बेस पे वर्क हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी इसमें आ जाती हैं। अब थर्ड नंबर पे हमारी आती है इसके अंदर सिमुलेशन एंड ट्रेनिंग। अब सिमुलेशन एंड ट्रेनिंग में क्या होता है, जैसे आपको पता है कितनी सारी चीज़ें हम करते हैं मतलब एज अ ट्रेनिंग जिसका ना था वो नहीं होता, हम पर्टिकुलर वो चीज़ में हम नहीं दे सकते, उसको करवा सकते। तो सिमुलेशन एंड ट्रेनिंग के अंदर हम एक आर्टिफिशियल उसको चीज़ें प्रोवाइड करके उसके अंदर उसकी ट्रेनिंग करवाते हैं, वो हमारा आता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारा हो सकता है कोई भी इंडस्ट्री के अंदर हम रोबोटिक या व्हीकल्स के बारे में जब करते हैं उसके लिए आगे वर्क करते हैं तो हम AI के बेस पे करते हैं, उसे एज अ वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर हम उसको सेट करके उसका यूज़ करते हैं। तो ये हमारा सिमुलेशन एंड ट्रेनिंग के लिए वर्क आता है इसका। फिफ्थ नंबर पर आता है हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको पता है AI जनरेटिव जो AI होती है हमारी, ये हमारी बहुत इजीली कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी ना उसको कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर देती है। और इवन उसके साथ साथ ये हमारी ड्रग जो कंपोनेंट हम बनाते हैं ना, जो न्यू मेडिसिन बनाना है उनको भी एज ना बहुत अच्छे लेवल पे इसको जनरेट कर देती है, इसकी सप्लाई चेन को भी मेंटेन रखती है और एफिशिएंट डिज़ाइन में उसको क्रिएट करती है। तो हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। इवन ये एक्सप्लोर करती है वास्ट से वास्ट जो हमारी चीज़ें होती है ना उन सारी चीज़ों को।
एंड प्रोवाइड करती है हमें नोबल सॉल्यूशन, किसी भी प्रॉब्लम का नोबल सॉल्यूशन हमें प्रोवाइड करने में ये हेल्पफुल होते हैं। तो ये हमारे सारे सारे बेनिफिट्स हैं जो एआई के बेस पे। इसके बाद हमारे आ जाते हैं कुछ वर्चुअल करेक्टर एंड जो हमारे रोबोट्स होते हैं, एजेंट्स होते हैं। तो वर्चुअल करेक्टर आपको पता है, वर्चुअल करेक्टर आज के टाइम पे चैट जीपीटी, चैट बोट, हमारी ये सारी चीज़ें बिल्डअप हो चुकी हैं। तो उनके थ्रू से हम क्या होते हैं, अपनी वर्चुअली करेक्टर्स को यूज़ करके हम उनसे अपने आप को एंगेज कर सकते हैं। चैट बोट आपने टेलीग्राम पे भी देखा होगा, एक चैट बोट होता है। इवन व्हाट्सअप के अंदर भी आई थिंक सो ये फीचर आ चुका है। तो ये हमारा चैट बोट होता है, गेमिंग के लिए होता है, गेमिंग के अंदर भी आप अपने आप को एंगेज कर लेते हो। तो ये सारी की सारी हमारी एआई एल्गोरिथम के ऊपर बेस्ड होती है। वर्चुअल रियलिटी आप देख सकते हो, इसके रिगार्डिंग में हमारी ये चीज़ होती है। तो ये सारे हमारे बेनिफिट्स होते हैं। अब आपको पता है कोई भी चीज़ जब आती है, बेनिफिट्स के साथ साथ उसके थ्रेट्स भी देखने को मिलते हैं। अब इसे थ्रेट्स क्या क्या हैं उसके बारे में, जो हमारी जनरेटिव एआई है। तो जनरेटिव एआई के जो हमारे थ्रेट है, सबसे बड़ा था हेलुसिनेशन। अब हेलुसिनेशन, इसके अंदर हेलुसिनेशन वर्ड कैसे आ गया, जैसे आपको पता है कई बार क्या होता है, एआई ह्यूमन ने ही बनाया बट इसके अंदर भी एरर्स देखने की संभावना होती है। अब कोई भी मॉडल है वो थोड़े बहुत तो एरर शो करेगा ना, तो वो है ना एग्जैक्टली लाइक ह्यूमन की तरह नहीं रिले कर पाएगा। पर जो वो उसकी डाटा और ट्रेनिंग, जो भी हमने एआई को डाटा और ट्रेनिंग प्रोवाइड करी है, उसी के बेस पे ये हमारा वर्क करता है। ठीक है, तो इसके अंदर समटाइम हमें एरर्स देखने को मिलते हैं जो कि मतलब एज अ आउटपुट के अंदर हमारी इनएक्यूरेट और मिसलीड कर देते हैं हमें। ठीक है, इनएक्यूरेट डाटा दे देते हैं या हमें मिसलीड कर देते हैं, क्योंकि वो हमारे जो हमने उसके अंदर फिट किया है, डाटा ट्रेनिंग हमने उसे दी है, उसके बेस पे ये हमारा वर्क करता है। तो ये हमारी सबसे बड़ी थ्रेट है कि इसका रिगार्डिंग हमारा थ्रेट देखने को मिलता है। दूसरे नंबर पर हमारी आ जाते हैं डीप फेक। अब डीप फेक आपको पता है क्या होता है। डीप फेक आपने देखा, हमारा डोनाल्ड ट्रंप हो गया, बराक ओबामा, और उसके बाद हमारा क्या नाम है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इनके आपने कई बार वीडियोस देखे हैं। ठीक है, वो सारी वीडियोस क्या करती है, ऐसा मतलब उन्होंने कोई स्टेटमेंट को छोड़ दिया बट उस स्टेटमेंट को ना बिल्कुल एग्जैक्टली बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं। अब उसके अंदर इतना चेंज कर देते हैं कि वो लगता है ओरिजिनल है, बस उसकी जो इन्फॉर्मेशन चेंज कर दी जाते हैं, जो कि डिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर देते हैं, जिससे क्या राइट्स वगैरह होने की संभावना है, जो हमारी पब्लिक है उसको प्रॉब्लम हो सकती है ना, दंगे हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें होती है। इवन ब्लैकमेलिंग भी देखने को मिलती है। आपने देखा है कि पॉर्न साइट वगैरह पे भी एक तरह से डीप फेक देखने को मिलता है। तो ये हमारा चैलेंज है। इसके बाद हमारा थर्ड नंबर पे इस पे आ जाता है डाटा प्राइवेसी। अब आपको पता है डाटा प्राइवेसी कितना बड़ा कंसर्न है। हम मतलब मिलियंस लोग मतलब सेकंड्स में कितना सारा डाटा हम जनरेट करते हैं। तो लार्ज अमाउंट का हमारा इंडिया के अंदर डाटा देखने को मिलता है और पर पर्सन इस डाटा को वो करता है। तो इसके अंदर क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा टू लर्न एंड जनरेट आउटपुट। हमें कोई भी आउटपुट अगर जनरेट करते हैं, बहुत ज़्यादा वो हमें डाटा चाहिए, उसी के साथ हम आउटपुट जनरेट कर रहे हैं। जो क्या होता है कि कई बार हमारा डाटा है ना इतना सेंसिटिव होता है, सेंसिटिव मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब किसी को हम शेयर नहीं कर सकते। तो सेंसिटिव डाटा होता है। तो जो हमारा एआई होता है, कितनी सारी कंपनियों के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, कितने ऐप्स होते हैं जिनको है ना परमिशन नहीं देते हम, उसके बाद विदाउट परमिशन वो हमारे डाटा को अपने पास थर्ड पार्टी को वो ट्रांसफ़र करते हैं, हमारे विदाउट हमारे कंसेंट के वो उस डाटा को यूज़ करते हैं, अपने पास रखते हैं, वो हमारे नॉलेज में नहीं होता, जिसको क्या है वो बाद में थर्ड पार्टी को सेल कर सकते हैं और ये थर्ड पार्टी के पास जा सकता है, जिससे हमारी है ना प्राइवेसी को भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ये जो सेंसिटिव हमारी इन्फॉर्मेशन होती है ना उसको बाद में मिसयूज भी किया जा सकता है। तो ये हमारा सबसे बड़ा थ्रेट है, आने वाले टाइम में और ज़्यादा बड़ा हो सकता है और आज के टाइम में बहुत सारे केसेस देखे जाते हैं। इसके बाद हमारे आते हैं साइबर सिक्योरिटी। अब साइबर सिक्योरिटी क्या होता है कि हाँ, अगर एक हैकर है, अगर हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, नॉर्मल लोगों को नॉलेज है, साइबर्स में लोगों को नॉलेज है इसके रिगार्डिंग, तो उसके साथ साथ उसके काउंटर अपोज के लिए हैकर्स भी होते हैं। ठीक है, तो हमारे जो कई बार होता है मोबाइल वगैरह होता है, मशीनरी चीज़ें होती हैं, एआई बेस्ड जितनी मशीनरी चीज़ें हैं उनको ना ईजिली हैक किया जाता है, ईजिली हैक कर सकता है कोई भी हैकर। जितनी जितनी नई नई चीज़ें आती रहेंगी उतनी ही टेक्निक्स डेवलप होती रहेंगी। तो हैकर क्या करता है, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करता है, जितने भी ऐप वगैरह उनसे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, उसके बाद वो अदर मालवेयर को डिस्कवर भी कर सकता है। ठीक है, लाइक जैसे हमारे होते फिशिंग हो गया, मालवेयर अटैक्स हो गए, साइबर अटैक हो गए, तो इन सारी चीज़ों को वो और ज़्यादा चेंज करके एक नया अटैक भी बना सकता है, जिससे हमारे सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा दिक्कत है। ये हमारा सबसे बड़ा सीरियस कंसर्न है। ठीक है, अब तक ये सारे के सारे सीरियस कंसर्न है। पहला हमारा हेलुसिनेशन, जो हमें चाहिए कई बार वो नहीं होता, उसके अलावा हमें मिसलीड कर सकता है। सेकंड नंबर पे आ गया डीप फेक।
डीप फेक में किसी की आइडेंटिटी यूज़ करके उसको डिसइंफॉर्मेशन, ब्लैकमेलिंग, मतलब लोगों को मिसगाइड करने के लिए यूज़ हो जाता है। थर्ड नंबर पे हमारा आता है डाटा प्राइवेसी, जिस डाटा को मतलब हमारा बहुत सेंसिटिव डाटा है जो कि हमारा शेयर हो जाएगा तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, ये देखने को मिलता है। फोर्थ नंबर पे आते हैं हमारे साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी आपको पता है, हैकर्स नई नई चीज़ें डेवलप करते हैं और लोगों का डाटा यूज़ करके बाद में दिक्कत दे सकते हैं, जो कि हमारे बहुत बड़ा सीरियस कंसर्न है। आज के टाइम पे अगर हमें किसी चीज़ को लेना है तो ये हमारा सबसे बड़ा सीरियस कंसर्न है। और जैसे आपको पता है, जैसे साइबर सिक्योरिटी के नए नए वो अटैक वगैरह ढूंढते हैं, वो किस रीज़न से, क्या पर्पस होता है। तो कोई भी अगर कुछ क्राइम कर रहा है तो उसका अल्टीमेटली कई बार पर्पस होता है किस चीज़ का, फाइनेंशियली फ्रॉड करना, डाटा को ब्रीच करना, उसको मिसयूज़ करना, किसी की रेपुटेशन को डैमेज करना। रेपुटेशन भी इसके रिगार्डिंग डैमेज हो सकते हैं, किसी का डाटा यूज़ करके उसकी कहीं और वायरल कर देना, और वो मतलब ऐसा डाटा हो जिससे उसको प्रॉब्लम हो। तो ये हो गया हमारा। इसके बाद एक हमारा फिफ्थ नंबर पे आता है जो कि हमारा कॉपीराइट इशू। अब आपको पता है कॉपीराइट इशू कितना बड़ा है, किसी की भी इंफॉर्मेशन, किसी का भी डाटा यूज़ कर सकते हैं, जो कि हम कंटेंट बनाने के लिए जो क्रिएट करते हैं कंटेंट बनाने के लिए, हम अलग अलग जगह से हम डाटा को यूज़ करते हैं, जो हमारा एज अ कॉपीराइट आ सकता है। आपको पता है इतने सारे एआई टूल्स बने हुए हैं कि कोई भी म्यूज़िक को भी कंपोज कर सकता है, वो किसी के आर्ट को भी कंपोज कर सकते हैं, बट वो ऑलरेडी एग्जिस्ट होगी आर्ट, तो कोई भी कॉपीराइट उसके ऊपर क्लेम कर सकता है, जो कि हमारा एक बहुत बड़ा कहना है ना, इलीगल और एथिकल। इलीगल हमारा वर्क हो जाता है, जो लोग के अगेंस्ट होता है, जो हमारे एथिक्स को हार्म कर रहा है, ठीक है। एथिकल इशू को रेज करता है। इलीगल ये एक तरह से चीज़ हो गई, किसी की ओनरशिप पे डाउट आता है, कंसर्न आता है, ठीक है। इसके ऊपर राइट ऑफ ओरिजिनल कौन सा है, कौन सा हमारा फेक है, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसके बाद हमारे आ जाते हैं कि इंडिया के अंदर क्या हम इसको, अगर आपको पता है एआई हमारा आने वाले टाइम में फ्यूचर है। अब जो जनरेटिव एआई है, तो इंडिया के अंदर अगर हम इसको बहुत अच्छे से यूज़ करेंगे तो इससे एक तरह से बून मिल सकता है, मतलब हम इससे बहुत सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो हमें किस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसको यूज़ करना चाहिए उसकी बात यहाँ पे करेंगे। तो इसके अंदर क्या बात आ जाती है कि हम इसको सबसे बेस्टली कहाँ यूज़ कर सकते हैं, हेल्थ केयर सेक्टर, ठीक है। अगर हमने एआई को बहुत अच्छे से हेल्थ केयर में इम्प्लीमेंट किया तो हम किसी भी डिजीज़ को ट्रीट कर सकते हैं, इवन डायग्नोसिस बहुत अच्छे से कर सकते हैं। डायग्नोसिस के साथ साथ उसका हम ट्रीटमेंट भी ढूंढ सकते हैं, क्योंकि हमने एनालिसिस टाइम पे कर लिया, टाइम पे किसी चीज़ को एनालिसिस कर लिया तो उसका ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है, क्योंकि कई सारी बीमारियां हमारी क्या होती हैं, उसका ट्रीटमेंट हमें ईजिली नहीं मिल पाता। सेकेंड, हम इसको एजुकेशन सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं। आपको पता है एआई के बेस से हमारी एजुकेशन कितनी ईजिली हो जाएगी, कितनी सारी हमारी पॉपुलेशन बहुत अच्छे से एक मतलब बहुत अच्छे अप्रोच के साथ स्टडी कर पाएगी, तो हमें एजुकेशन में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। थर्ड नंबर पे हमारा एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर की जब बात आती है तो एग्रीकल्चर में हम इससे क्या कर सकते हैं, क्रॉप की जो यील्डिंग कैपेसिटी है ना उसको हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर में अगर हम एआई को यूज़ करेंगे तो वो हमें रिकमेंडेशन देगा कि हमें इरिगेशन के अंदर इसके अंदर क्या डालें जिससे क्या नाम है हमारी फसल है वो बहुत अच्छी हो सके। फोर्थ नंबर हमारा मैन्युफैक्चर सेक्टर, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग आपको पता है कितना बड़ा सेक्टर है हमारे इंडिया के अंदर। अब जैसे हम इसको डिज़ाइन कर रहे हैं एआई को, जो न्यू प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमारे सर्विसेज को मीट कर सके, ऐसे हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि हमारे कंज्यूमर को ज़रूरत है उनकी। तो ये हमें इसका डाटा हमें मैन्युफैक्चर में कहाँ से मिलता है, जैसे आपको पता है ट्रेड मार्केट होती है हमारी, ट्रेड मार्केट की भी एक रिपोर्ट आती है, उसके थ्रू हमें पता चल जाता है किसको क्या चीज़ की नीड है। कंज्यूमर के बिहेवियर से, एआई तो हर चीज़ पता कर लेते हैं, तो कंज्यूमर के बिहेवियर से भी हमें पता चल जाता है। इवन इससे हम ना अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर सकते हैं और ओवरऑल जो हम अपना मैन्युफैक्चर पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम मैन्युफैक्चर के अंदर हमें इसे बहुत अच्छे से लगाना चाहिए। फिफ्थ नंबर पे आया एंटरटेनमेंट। अब इससे हमारा एंटरटेनमेंट भी बहुत अच्छे से हो सकता है, ठीक है। आर्ट, म्यूज़िक, लिटरेचर, हमारी गेमिंग हो गई, तो ये सारी की सारी जो फील्ड है इनके अंदर हम इसको एंटरटेनमेंट के पर्पस से भी ले सकते हैं। अब इसके अंदर हमारी बात आती है चैलेंजेस। अब अगर हमारा जीएआई के ऊपर हम वर्क करेंगे, जो जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसके ऊपर वर्क करेंगे, तो उसके साथ साथ इंडिया को चैलेंजेस देखने को मिलेंगे। तो उन चैलेंजेस से इंडिया को कैसे टैकल करना चाहिए, उसके लिए हम उससे ओवरकम कैसे करें अपने आप को, उसके रिगार्डिंग मैं बता दूँ। अब इसके अंदर आ जाते हैं, हमें सबसे पहले करना पड़ेगा डेवलपिंग अ क्लियर एंड कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। हमें मतलब एक
क्लियर गाइडलाइन लोगों को प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जिससे क्या है कोई भी जो इसके अंदर रिगार्डिंग कोई पर्पस, किस पर्पस के लिए हमें वो डेवलप कर रहा है एआई सिस्टम को, इवन उसका स्कोप क्या होगा, उसका प्रिंसिपल क्या होगा जनरेटिव एआई का, इन सारी चीज़ के बारे में ना बहुत अच्छे से पता होना चाहिए जो यूज़ कर रहा है और जो उसको बना रहा है। तो इसके थ्रू इसको रेगुलेटरी बॉडी इसके रिगार्डिंग बननी चाहिए। तो इसका फ्रेमवर्क सेकंड नंबर पे हमारे आ जाती है, बिल्डिंग एन एक्यूरेट एंड फेयर लायबिलिटी दैट असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी। जो हम बिल्ड कर रहे हैं अपना एआई सिस्टम, उसकी एक्यूरेट होना चाहिए वो, ठीक है। उसके अंदर ये नहीं कि अदर चीज़ें, फेयर लायबिलिटी के साथ होना चाहिए, जिससे क्या है ट्रस्टेबल चीज़ें बनेगी। वो जो पर्सन उसको बिल्डअप कर रहा है ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर उसे कोई दिक्कत आ रही है तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले, जो उसके रिगार्डिंग है, जो उसमें वर्क कर रहे हैं, ठीक है। उसके जो एक्शन और आउटकम होंगे जीआई के, वो उसको पता हो और वो बता सके आगे क्या दिक्कत है। तो इसके रिगार्डिंग फ्रेमवर्क बनना चाहिए, जिससे क्या होगा कि जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स होते हैं तो वो इसको रेगुलेट करेंगे, उनके पास रेगुलेटरी बॉडी होगी। क्योंकि इसके रिगार्डिंग हमारे इंडिया में कोई भी इतने अच्छे रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, इवन बहुत सारी कंट्रीज़ में इसके रिगार्डिंग बहुत अच्छे से काम किया जा रहा है। थर्ड नंबर पे आता है इनकॉर्पोरेटिव एसेंशियल रेगुलेशन फैसेट। लाइक आपको पता है इसके अंदर हमें ट्रांसपेरेंसी भी करनी पड़ेगी कि सारी की सारी चीज़ें पता हो। इसकी सिक्योरिटी के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, जितनी भी सिक्योरिटी कंसर्न बहुत ज़्यादा आते हैं, प्राइवेसी, पर्सन की जो प्राइवेसी होती है, जो बेसिक ह्यूमन राइट होता है हमारा, प्राइवेसी के बारे में भी, इसके बारे में सारी चीज़ें जो इसके अथॉरिटी बनेंगे ना, उनको इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, ओवरसाइट करना पड़ेगा, इसके एथिक्स को देखना पड़ेगा। इसके बाद हमारा आ जाता है फोर्थ नंबर पे जो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इसके अंदर होगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर हमें इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि हमारा इंडिया काफ़ी पीछे है एआई के सिस्टम में। अगर हम इसके अंदर रिसर्च और डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ करेंगे तो इससे स्ट्रेंथनिंग इंक्रीज़ होगी, जो हमारे इंडिया की एआई बेस है इसकी स्ट्रेंथनिंग इंक्रीज़ होगी। इवन हमें इसको यूज़ करना चाहिए अलग अलग सेक्टर में, डाटा साइंस है हमारा, इंजीनियरिंग है, तो उससे क्या है बहुत अच्छी चीज़ें हमें एआई के उससे हेल्पफुल रहेगी, जिससे हमें इनोवेटिव सॉल्यूशन मिलेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम का इनोवेटिव सॉल्यूशन मिल रहा है, क्योंकि हम उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी फोकस कर रहे हैं। फिफ्थ हमारा हो गया फॉस्टरिंग कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन। हमें कोलैबोरेशन करना पड़ेगा, जो अदर कंट्री होते हैं उनके साथ हमें कोलैबोरेशन करना पड़ेगा और कोऑपरेशन दिखना पड़ेगा। बहुत अच्छे हाई लेवल में हम इसको करेंगे तो हम वर्ल्ड वाइडली इसको हम स्प्रेड कर सकते हैं। तो एआई एक तरह से हमारा आने वाला फ्यूचर है इंडिया का, बहुत मतलब हर कंट्री का ये हमारा बहुत बड़ा फ्यूचर है। बट इसको हमें इम्प्लीमेंट करने के लिए जो इसके चैलेंजेस हैं और इसको हम किस वे में कहाँ पे हम इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे देन लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।